सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के अंतिम अनुच्छेदों में जिन बातों को लेखक ने रेखांकित किया है उन बातों को आज मैं पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा जब अपने भाभी के द्वार पर लाल बिहारी खड़ा वार्तालाप कर रहा था, उसी समय से कंठ सिंह भी अंदर आए, लेकिन उनकी परछाई से भागते हुए नजर दिखाई पड़े। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, उसे इतना इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने प्रति पति पर झुंझला रही थी कि वे इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। वास्तव में आनंदी निश्चित रूप से लाल बिहारी की शिकायत कंठ सिंह से की थी, लेकिन अब उसके मन में इस बात का पश्चाताप था कि मैंने यह जो किया शायद गलत हो गया। वह स्वाभाविक रूप से बड़ी ही दयालु थी, उनका मन आज निश्चित रूप से इन सारी बातों को लेकर के व्यथित है और अपने पति पर वह क्रोधित भी हो रही है कि आखिर इतना जल्दी गर्म होने का कारण क्या बनता है। लाल बिहारी दरवाजे पर खड़े इस बातों को जब कहा कि मुझसे जो गलती हुई उसे तुम क्षमा करना, तब उनका रहा सहा क्रोध भी पानी बन करके पिघल गया, बह गया। अब उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई आरोप या दोषारोपण का भाव बिल्कुल नहीं था। लेखक एक बात यहाँ बताने का प्रयास करते हैं कि मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। ऐसे भी इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि अगर मन व्यथित है, पीड़ित है, तो उस मन को धोने के लिए गंगा जल लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंतर से जो आपकी आंसू है अगर वह बह जाए, निकल जाए और उससे कहीं मन का मैल धुल जाए, तो सदा सदा के लिए वह मैल समाप्त हो जाता है। कवि वास्तव में इस बात की यथार्थ भाव दशा को समझता है, इसलिए उसने इस बात को रेखांकित किया है कि अगर मन के मैल को धोने के लिए सबसे उपयुक्त कोई जल है तो वह है आपका अश्रु, आँख का पानी, और उसे धोने के पश्चात मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार रह जाए यह शायद संभव नहीं है। इसलिए लेखक ने इन बातों को यहाँ रेखांकित किया है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया, मैं नहीं बुलाऊंगा। निश्चित रूप से आनंदी श्रीकंठ सिंह को बताती है कि लाल बाहर खड़े रो रहे हैं। उन्होंने उन्हें डांटा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें होने दो, रो रहा है तो। लेकिन उसने कही कि नहीं, आप उसे बुला लीजिए, मेरी मुंह में आग लगे कि मैंने इस प्रकार की बात, पारिवारिक बात को इस प्रकार से बढ़ाया, अगर नहीं बढ़ाती तो शायद ऐसी दशा नहीं होती, पछताओगे, उन्हें बहुत गलानी हो गई है, ऐसा न हो कि वह चल दे। ऐसा स्वाभाविक है, कभी कभी होता है, अपने परिवार के लोग छोड़ करके कभी कभी इतने दूर चले जाते हैं कि दोबारा लौट करके नहीं आते। यह ग्लानि का भाव और विशेषकर यह शब्द कि मैं तुम्हारा सूरत नहीं देखना चाहता, शायद किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की भाव अपने वक्तव्य के रूप में बाहर लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह मन को व्यथित करने वाला ही नहीं, आदमी को सदा सदा करे जुदा करने वाला बात और भाव होता है। इसके पश्चात श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। दोबारा उसने इस बात की पुनरावृत्ति करते हुए कहा कि मेरा प्रणाम को देखो। एक बात तो यहाँ स्पष्ट है, छोटा भाई मूर्ख था, लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें अपने भाई के प्रति जो दायित्व, कर्तव्य और संवेदना है
उसका वह निर्वहन करने में सक्षम है, समर्थ है। और एक स्वाभाविक भाई की दशा में भ्रातृत्व भाव का पालन करने में वह पीछे नहीं है, वह ऐसा काम कर रहा है। क्योंकि एक तो आज्ञा भी मिल जाएगी और अभिवादन भी स्वीकृत हो जाएगा, मन के अंदर जो भाव है वो भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से अपने भाई को कहने का प्रयास अपनी भाभी के द्वारा किया। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भर कर बोला, मुझे जाने दो। निश्चित रूप से बड़े घर की बेटी होने का प्रमाण आनंदी पुनः याद दे देती है। जैसे ही वो बाहर जाने का प्रयत्न करता है, अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसको हाथ को पकड़ लेती है और जब पीछे मुड़ करके लाल बिहारी भरी हुई आंखों से देखता है, तब जाने की अनुमति पुनः मांगता है। उसने पूछा, कहाँ जाना है? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। कहाँ मुंह कोई किसी का नहीं देखता जब इस संसार से विदा हो जाता है। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ना। वह शपथ दे देती है, कसम दे देती है कि मेरी सौगंध है कि तुम अगला कदम आगे नहीं बढ़ाओगे। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा। निश्चित रूप से उसको अपने भाभी से जो होना था, जो कहना था, वो तो सारी बातें हुई, लेकिन अंतर मन से वह व्यतीत अपने भाई से था। वह सोचा कि जब तक से भैया मुझे माफ़ नहीं करेंगे, हम इस घर में रहने वाले नहीं हैं। श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने ससकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। वास्तव में कभी कभी परिवार में यह आफत आ ही जाती है, जब एक पिता अपने नौजवान पुत्र को किसी ऐसो आराम में पड़ने के उपरांत दुखित भाव से कहता कि तुम अपना सूरत मत दिखाना, मुंह मत दिखाना। बेटा जाता है और सदा सदा के लिए संसार को छोड़ देता है। स्वाभाविक रूप से आप बताइए, यह घटना दुर्घटना अगर परिवार में घटे तो कहने वाला माता पिता की भी क्या हालत होगी, कितनी दिन की जिंदगी उनकी होगी। स्वाभाविक रूप से यह अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। अपने उस छोटे भाई लाल बिहारी को लल्लू शब्द से संबोधित करते हुए कहा कि इस बात को तुम बिल्कुल भूल जाओ कि दोबारा इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति मेरे घर में न तो तुम्हारे तरफ से और न तो मेरे तरफ से होगी। ये सारी बातें यहीं पर खत्म हो गई। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। मैं बार बार आपको पाठ पढ़ाने के क्रम में इन बातों को रेखांकित किया है कि बड़े घर की बेटी का आधार बहुत बड़ी बिल्डिंग, अट्टालिकाएं, महल नहीं है, बल्कि उसकी प्रकृति, उसका व्यवहार, उसका विचार, उसकी संस्कार, उनकी सभ्यता, उनकी उत्कृष्ट सोच ही उसे सबसे बड़ी बनाती है। और उसने भी ऐसा ही कर करके यहाँ पर इन बातों को रेखांकित की। जब बेनी माधव सिंह देख करके दोनों भाइयों को गले मिलते हुए देखते हैं तो मन से आह्लाद पैदा होता है, प्रसन्नचित होते हैं और अपने बेटों की बड़ाई नहीं करते बल्कि अपने उस बहू की बड़ाई करती हैं, जो वास्तव में उसके चलते ही उजड़ने जाने वाला घर आज पुनः उसी प्रकार से रच बस गया नहीं और बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। इसके बाद गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंद की उदारता को सहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। वास्तव में गांव घर के जिन लोगों ने इन सारी बातों को देखा, सुना, समझा, वे स्पष्ट रूप से इस बात को बताने के लिए तत्पर हो गई कि वास्तव में बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं। उनकी उदारता का, उनका भले मानसपन का और उनकी प्रकृति का खुले मन से लोगों ने प्रशंसा कर करके एक आदर्श समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि अगर बेटियां स्वाभाविक रूप से अपने उदार व्यवहार का परिचय अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अर्पित करेंगी तो समाज भी उन्हें सम्मान देने में पीछे नहीं रहेगा, उसे भी सम्मान
अवश्य प्राप्त होगा, आदि आदि। तो इस प्रकार से आज आपका यह पाठ का सारा वीडियो समाप्त हो गया। अब आपको अगले क्लास में अगला वीडियो से मुलाकात होगी। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।